हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने जर्नल स्टार्ट किया था और जर्नल में हमने एक क्वेश्चन देखा 40 ये वाला, जिसके हमने क्रेडिट और डेबिट सब जाने। आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन नाम की चीज़, कोई इंटरप्रिटेशन जो करते हैं हम ट्रांजेक्शन्स का, ऐसा कोई अकाउंट्स में होता नहीं है। अकाउंट्स में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं अकाउंट्स के अंदर, उसको हम जर्नल में सबसे पहले एंट्री की जाती है और वाउचर उसका वजह बनता है कि वाउचर के थ्रू हम एक ट्रांजैक्शन को प्रूव करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, और उसके हिसाब से हम एंट्री करते हैं। तो पहली एंट्री कहाँ होती है? जर्नल में। जैसे बताया मैं कि ओरिजिन एंट्री होती है जर्नल के अंदर। तो जर्नल के अंदर एंट्री जो होती हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन अभी तक आपको सिखाया बताने के लिए बताई गई थी कि किस प्रकार से कोई भी ट्रांजैक्शन आपके असर डालता है आपके बिज़नेस के ऊपर। तो उसको इंटरप्रेट करते हैं हम जर्नल के हिसाब से। जर्नल में कैसे एंट्री करते हैं हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखा था। अब जर्नल में डेबिट और क्रेडिट रूल के हिसाब से डेबिट या क्रेडिट की जाती है। डेबिट और क्रेडिट रूल को आप लेना और देना समझ सकते हो। आप सिंपल वे में आप अपना किसी के साथ लेन देन का अकाउंट मेंटेन करते हो, तो आप किसी को पैसे देते हो तो उसके नाम लिख देते हो पैसे, यानी उसके नाम डाल दिए तो नाम है बोलते हैं। डेबिट का मतलब नाम, उसके नाम डाल दिए, उससे लेने हैं पैसे वापस आपने। यदि वो पैसे वापस करता है तो उसके जमा कर लेते हो आप अपनी बुक्स के अंदर। समझ रहे हो ना? वो आप एक सिंपल अकाउंट मेंटेन करते हो। किसी को आपने पैसे दिए तो आप लिख के रख लोगे, टी शेप अकाउंट बनाओगे, लिख के रख लोगे। उसके लेफ्ट पोर्शन में हो जाएगा डेबिट पोर्शन, कि आपके नाम में डाल दिए मैंने भाई, आपका नाम लिखा ऊपर मैंने, ABCD कोई भी है, और उसके नाम में डाल दिए हैं पैसे। और जब आप वापस पैसे देगा तो उसके जमा कर लिए जाएंगे। तो इस लेन और देन जो होता है, उस ट्रांजैक्शंस का जो लेन और देन होता है, उसी को रिप्रेजेंट करता है डेबिट और क्रेडिट। ठीक है ना? चाहे वो लेन देन सर्विसेज का हो, चाहे वो लेन देन कैश का हो। तो इस प्रकार से जैसे हमने पहला एंट्री देख रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों डेबिट किया हमने और क्यों क्रेडिट किया कैपिटल को हमने, इसको हमने डेबिट क्रेडिट के रूल से समझा था। कैश, क्योंकि बिज़नेस जो होता है एक मालिक से अलग होता है, और मालिक जो है बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, तो मालिक कौन है? रोहित है। तो उसने बिज़नेस को एक तरह से कैश उधार दिया है, तभी तो लाइबिलिटी होती है बिज़नेस की। जो कैपिटल होती है, कैपिटल बिज़नेस की लाइबिलिटी होती है मालिक के प्रति, यानी कि बिज़नेस ने मालिक को उसका चुकाना है, कैपिटल भी चुकानी है और साथ में उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट भी चुकाना है, यानी कि उसको उम्मीद है ना कि मैं कुछ कमाऊंगा इसके अंदर से। तो इसीलिए हमने उसको यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट इस प्रकार से किया है। ये क्वेश्चन आपने देखा, और लास्ट इसके बाद मैंने आपसे बोला था कि सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करें। उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। सिंपल क्वेश्चन है। पहले वाली एंट्री आई है, बिजनेस स्टार्ट किया 1.5 लाख से, कैश डेबिट हो गया और कैपिटल भी क्रेडिट हो गई वहाँ पर। ये सिंपल, इसमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा। तो इसमें क्वेश्चन में मैं देख रहा था, तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे लगता है कहीं पर आप अटके होगे। तो कहाँ अटके हो सकते हो आप? ये हो गया निधि पे सोल्ड गुड्स हो गया, ये भी सिंपल है। परचेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु, तो रितु क्रेडिट हो गई और परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। यहाँ इंश्योरेंस पेड बाई चेक, तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हो गया, और चेक दिया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। पेड रेंट, रेंट खर्चा है तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 गिवन एज चैरिटी। यहाँ पर थोड़ा आप शायद कंफ्यूज हो गए होगे आई थिंक। तो यानी कि गुड्स क्या है? गुड्स वो है जो आपने सेल परचेज के लिए परचेज किया था, माल है जिसमें आप डील करते हो। तो गुड्स जो है वो आपने चैरिटी के लिए दे दी, यानी कि उसके बदले कोई कैश नहीं आया आपके पास। तो यहाँ पर ये जो गुड्स है घट गई हैं आपकी, परंतु कैश कोई बढ़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि चैरिटी एक एक्सपेंसिव है, चैरिटी आपने डोनेशन दे दिया किसी को। तो यहाँ क्या करेंगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स को लेस करना है ना हमने, माल तो कम हो गया हमारे पास, टू परचेज कर देंगे। क्योंकि जब परचेज हम करते हैं तो माल हमारे पास बढ़ता है, और जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो माल घटता है। तो यहाँ परचेज रिटर्न तो है नहीं, तो हमने इसको परचेज को ही क्रेडिट कर देना है। किस बिना पर? कि आपकी जो गुड्स हैं वो चैरिटी में उठा के दे दी गई हैं। जिसमें भी डील करता होगा रोहित, तो उसने क्या किया? कुछ उठा के दे दिया किसी को फ्री का। बाय द वे, अगर वो साइकिल बेचता है, किसी गरीब बच्चे को उसने साइकिल डोनेशन दे दी, तो उसको क्या है? माल तो कम हो गया ना साइकिल से उसका। तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर। किस बात पे कम हुआ है? उसने चैरिटी किया इसलिए कम हुआ है, तो उसे डेबिट कर देंगे हम उस अमाउंट से। ठीक है? कॉस्ट अमाउंट से होगी, क्योंकि कॉस्ट में ही परचेज होती है। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपका इजी रहा बिल्कुल। इसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएं, उसको भी देखते हैं आपने कहाँ उसमें हो सकता है आपको कोई
दिक्कत पेश आई हो, वैसे तो आनी नहीं चाहिए। हाँ, इसमें एक और ड्राइंग चाहिए, इसमें एक और ट्रांजैक्शन है कि उसने कैश ड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए। जो बिजनेसमैन था रोहित, उसने पर्सनल यूज़ के लिए कैश ड्रॉ किया है। ये देखो ना, एक इसमें होना चाहिए इसका कहीं ये, हाँ, कैश विदड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पज़ 5,000 रुपये। किसने कैश विदड्रॉन किया है? कौन विदड्रॉ कर सकता है? मालिक है, नाम तो लिखा नहीं किसी का इसका। तो आप ये समझोगे कि जो भी ये स्वराज है, स्वराज मार्ट जो है, इसने जो स्टार्ट किया था बिजनेस, ये अपने घर के खर्चे के लिए उसमें से ही कैश निकाल के ले गया 5,000 रुपये। तो इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। यहाँ तो स्टार्ट किया था उसने 1.5 लाख से, यहाँ तो बिजनेस के लिए पैसे लेके आया था, और यहाँ उल्टा काम कर रहा है वो महीने के खर्चे के लिए या जो भी अपने हाउस होल्ड खर्चे के लिए, घरेलू खर्चे के लिए 5,000 रुपये ले गया। ये तो क्या किया हमने, इसको कैश तो हमारे यहाँ से कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? हमने कोई परचेज़ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो हमें क्या कर रहे हैं? विदड्रॉन कर रहे हैं। विदड्रॉन कौन कर रहा है? मालिक कर रहा है। तो उसको हम अल्टीमेटली इससे हमें हमारी जो कैपिटल है वो कम हो जाती है, परंतु वो पहले हम एक अकाउंट खोलते हैं, विदड्रॉवल अकाउंट, उसका जो ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट खोलेंगे हम, तो ड्राइंग अकाउंट खोलेंगे तो ड्राइंग रिप्रेजेंट करता है कि डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो कैपिटल में से लेस हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल तो होती है क्रेडिट। तो ड्राइंग्स तो वो अमाउंट है जो आउट ऑफ कैपिटल अपने घर के खर्चे के लिए लेके जा रहे हैं, तो इसीलिए हम उसको क्रेडिट को, कैपिटल को कम करने के लिए ड्राइंग्स को डेबिट ही करते हैं। डेबिट हो गया वो। यहाँ पर कैश पे किया हमने उसको, तो कैश इस प्रकार से लेस हो जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसकी नरेशन आ जाएगी, विदड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर। पर्सनल यूज़ के लिए कैश विदड्रॉ हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे इसको। तो इस प्रकार से ये वाली एंट्रियाँ तो आप समझ पाते होंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि जब ये एक पेज भर जाता है पूरा, तो देखो ये कैरी फॉरवर्ड टोटल करेंगे, दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए, और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड यानी कि अगले पेज पर ले जाया गया। और अगले पेज पर क्या लिखेंगे? पहली एंट्री ये 332 का बैलेंस ऊपर लिख के ब्रॉट फॉरवर्ड लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड भी आप समझोगे। तो यहाँ थर्ड वाले एक बार नरेशन इसमें आ जाते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें भी देखो ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, सिंपल हो गया, 6 लाख रुपए से कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। और 4.5 लाख रुपए उसने डिपॉजिट कर दिए बैंक में उस 6 लाख में से, यानी कि जो कैश लेके आया 6 लाख रुपए, 4.5 लाख बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। थर्ड एंट्री क्या है? प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड बाई पेइंग 30,000 कैश इमीडिएटली, यानी कि 2,30,000 की मशीन खरीदी है, परंतु 30,000 रुपये कैश इमीडिएट दिए हैं। तो बाकी क्या रह गया? बाकी उसकी लाइबिलिटी रहेगी 2 लाख रुपए की। तो एंट्री क्या आएगी? देख लेंगे इसको। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, 2,30,000 रुपये से, और कैश 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमने केवल 30,000 रुपये दिया है। बाकी 2 लाख क्या हैं? आपकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स नाम की चीज़ एक बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आपने उससे प्लांट एंड मशीनरी 2,30,000 खरीदी थी, जिसमें से आपने केवल 30,000 दिए हैं और 2 लाख उसके बकाया हैं, इसलिए हमने यहाँ जमा कर लिया, यानी कि उसको क्रेडिट दे दिया है हमने अपनी बुक्स के अंदर। और जो जिससे हमने ख़रीदा है, तो उसने अपनी बुक के अंदर हमें डेबिट किया होगा, राइट। तो इस प्रकार से आ जाओ अगली एंट्री पर। अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है? अगला ट्रांजैक्शन कहता है कि परचेज गुड्स वर्थ ₹40,000। गुड्स परचेज़ किए हैं। गुड्स का मतलब परचेज अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि वो स्टॉक है, तो स्टॉक तो सेल में घटता है, परचेज में बढ़ता है, परचेज रिटर्न में घटता है, सेल्स रिटर्न में बढ़ता है। तो इस प्रकार से इसको हम परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे 40,000 रुपये से फॉर कैश, एंड 45,000 ऑन अकाउंट। परचेज गुड्स 40,000 कैश, 45,000 ऑन अकाउंट, यानी कि टोटल 85,000 का माल खरीदा हमने। 85,000 में से 40,000 रुपये कैश दिया है हमने, तो परचेज अकाउंट डेबिट 85,000 रुपये का, ठीक है ना। ऑन अकाउंट का मतलब होता है, खाता लिख लो हमारा भाई, 40,000 रुपये हमने कैश पे कर दिए हैं, और 45,000 रुपये उसके जमा कर लिए क्रेडिटर के, ठीक है। लिखा है ना नरेशन के अंदर, कैश भी और क्रेडिट भी, दोनों प्रकार से परचेज़ किया हमने। अगली एंट्री देख लेते हैं एक बार, इसका बारी बारी प्रैक्टिस करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस आपको, तो इसके अकाउंट्स के हेड भी आपको याद हो जाएंगे, और अकाउंट्स के हेड की नेचर भी याद आ जाएगी, कौन सा अकाउंट डेबिट होने पर बढ़ रहा है, क्रेडिट होने पर घट रहा है।
तो इसको आप प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर आपका। इसकी अगली एंट्री क्या है, पेड ए चेक ऑफ ₹2 लाख टू द सप्लायर फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अब जो सप्लायर था ना उसको हम 2 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं, तो 2 लाख का चेक दे रहे हैं तो क्या होगा, पहले उसे क्रेडिट दिया था, अब यहाँ पर वो डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देख लेते हैं, देखो 2 लाख रुपए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, यानी कि अब उसकी लाइबिलिटी ख़त्म। पहले क्रेडिट हुआ था, अब वो डेबिट हुआ था, अकाउंट का बैलेंस क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा अब जब आप लेजर अकाउंट चेक करोगे तो। और बैंक हमारा घट गया यहाँ पर इस अमाउंट से 2 लाख, क्योंकि चेक दिया ना उसको हमने। अगली एंट्री देख लेते हैं, कैश सेल की एंट्री नज़र आ रही है। 70,000 रुपये कैश सेल्स, यानी कि जो हमने माल परचेज़ किया था उसको हमने बेचा है, 70,000 रुपये में बेचा है। परंतु कितने का माल था, कॉस्ट कितनी थी उसकी, 50,000 का। 50,000 का माल 70,000 में बेचा है, क्योंकि हम बिज़नेस करने बैठे हैं, हमने कोई चैरिटी तो करनी नहीं है। तो 50,000 में हमने 20,000 रुपये प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, यहाँ पर आपकी इक्वेशन जैसा नहीं आएगा कि वहाँ पर आपने प्लस कर दिया जाके कैपिटल को 20,000 रुपये से। यहाँ कोई 20,000 से प्लस नहीं करना, यहाँ तो 20,000 से प्लस ऑटोमेटिकली जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो अपने आप हो जाएगा। जब भी तो मैंने बोला आपको कि अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह यहाँ पर थोड़ा वो पार्ट नहीं है अकाउंट्स का, वो तो आपको केवल समझाने के लिए बताया गया था। अब तो आप प्रॉपर वे में एंट्रियाँ कर रहे हो, किस प्रकार से अकाउंट्स में एंट्रियाँ करते हैं। बेशक कंप्यूटर अकाउंट मेंटेन करता है आजकल, परंतु फिर भी कंप्यूटर में भी जर्नल भी होता है, वॉचर भी बना होता है, और आपको ये नॉलेज होना, बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो 70,000 रुपये कैश सेल करिए तो क्या हुआ है, जब कैश सेल करिए तो माल गया आपके पास से और कैश आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 70,000 रुपये आपका देखो कैश अकाउंट डेबिट हो गया और सेल्स अकाउंट 70,000 से क्रेडिट हो गया। सोर्स गुड्स ऑन पर प्रॉफिट। अब आप ध्यान रखना, यहाँ पर आपका माल 70,000 में से 50,000 गया है। इसका काम क्या है, ये स्टॉक एंट्री में जो स्टॉक मेंटेन करने वाला रजिस्टर होता है ना, वो तो स्टॉक में वो प्लस हो जाती है, परचेज में सेल्स से माइनस होती है और केवल कॉस्ट से माइनस होती है। तो जब हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाएंगे तो उसमें मालूम पड़ जाएगा आपको कि स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, उसके हिसाब से हमको प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाता है, जो कि हमने इक्वेशन में सीखा था। सीधा सीधा 20,000 रुपये हमने प्रॉफिट मान के उसको ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर वो उस तरीके से नहीं करना है। यहाँ तो आपका जो एंट्री दिखाई दे रही है वो सेम एंट्री करनी है। सीधी सीधी एंट्री क्या है कि 70,000 का माल बेचा हमने तो 70,000 रुपये कैश हमारे पास आ गया, और किस बेस पे आया, रेवेन्यू, सेल्स के नाम पे रेवेन्यू आया वो 70,000 रुपये। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 35,000 की ड्राइंग्स क्या होती है, पर्सनल यूज़ के लिए होती है वो। तो उसमें क्या है, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ नरेशन आ गई और ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसको क्या करते हैं, इसलिए अलग अकाउंट खोलते हैं कि लास्ट में इसका टोटल करके हम कैपिटल अकाउंट के अंदर से उसको लेस कर लेते हैं। नॉर्मली प्रैक्टिस यही होती है। तो ये आप जब P&L बनाना सीखेंगे तो उसके अंदर भी आपको दिखाई देगा बारी बारी, बैलेंस शीट के अंदर जो आपकी कैपिटल होती है इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल क्या होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ड्राइंग्स उसमें से माइनस करके तो कैपिटल को हम कम कर देंगे जिस प्रकार से। अब इसके बाद आ जाता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, किसी कार का, घर का इंश्योरेंस, अग्नि का इंश्योरेंस, कोई भी ये खर्चा है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंसिस है ये। तो इसमें क्या है, बैंक अकाउंट हमारा, हमने चेक से पेमेंट करी है तो बैंक घट गया और आपका खर्चा उधर बढ़ गया। इस प्रकार से एक और एंट्री इसमें थोड़ी मुश्किल लगती है, वो नरेशन आपको शायद मुश्किल लगा होगा आपको, अगर आपने क्वेश्चन घर पे किया होगा। तो ये वाला क्या है, अगली एंट्री 9th वाली है, सैलरी फॉर 55,000 आउटस्टैंडिंग। अब इसको समझो, आउटस्टैंडिंग, आपके यहाँ कोई नौकर काम करता है, आपने उसको मार्च की सैलरी नहीं दे पाए, आपने बोला भाई हम अप्रैल में दे देंगे तेरे को, परंतु मार्च, आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो अप्रैल से लेके मार्च तक है, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का पूरा 12 महीने का पीरियड है। अब वो एक्सपेंसेस तो मार्च का है, परंतु आप पे कर रहे हो उसको अप्रैल के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, ये 5500 रुपये उसका ड्यू तो हो गया है, पर हम उसको पे नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई खर्चे में तो उसको लेना ही पड़ेगा ना, हमने पढ़ा था ना एक्रूड, तो एक्रूड तो लेना ही पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग हो गया ना ये, तो हमें उसका ड्यू तो हो चुका है, तो 5500 रुपये हमने बाकायदा, नहीं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस गलत निकल आएगा, 11 महीने की सैलरी का निकल के आएगा। तो इसलिए हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया 5500 रुपये से, परंतु कैश पे नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो इसलिए लिख दिया हमने टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसकी जगह उस बंदे का नाम भी आ सकता है, जो बंदा है
कोई भी एम्प्लॉई है, परंतु बहुत सारे नाम लिखेंगे, इसलिए हम उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी करके जितने भी आउटस्टैंडिंग सैलरी के उसमें अमाउंट है उसमें नोट होते जाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है सैलरी जो कि अभी पे नहीं करी पर वो ड्यू हो चुकी थी, अगले महीने पे होगी तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ध्यान करेंगे, खर्चे में केवल डेबिट वो इसी इसी करंट पीरियड में ही हो रहा है। अगले साल जब पेमेंट करेंगे तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे, ताकि ये वाली जो लाइबिलिटी थी वो निल हो जाए। और जो खर्चे में तो यहाँ इस साल में ये आ ही जाएगा जनरल एंट्री के थ्रू, इसे बोलते हैं जनरल एंट्री। इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है कोई, ना कोई बैंक इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो इसको समझ लेंगे, ये ड्यू हो चुका है खर्चा, तो इसको खर्चा चार्ज करने के लिए इस साल के प्रॉफिट लॉस में से, इसलिए हम इसको ये एंट्री करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी को इक्वेशन में कई बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, तो जो एडवांस पेमेंट है और जो आउटस्टैंडिंग है, ये सब चीज़ें और जो एक्रूड है उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बारी बारी प्रैक्टिस करेंगे और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होती है, जिस पीरियड का रेवेन्यू होता है उसी पीरियड के हमें खर्चे उसके साथ मैच करने होते हैं। नहीं तो ये प्रिंसिपल में सीखा था ना हमने, नहीं तो वो सही प्रकार से प्रॉफिट पता नहीं लग पाएगा। और इसके बाद क्या है, 10th जो एंट्री है कि हमने फर्नीचर परचेज़ किया है कैश पे करके, 30,000 रुपये कैश पे करा। किस लिए पे किया? यहाँ गुड्स परचेज़ नहीं करी है, यहाँ फर्नीचर परचेज़ किया है। तो फर्नीचर मीन्स एसेट्स परचेज़ किए, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया उसको। एसेट्स के हेड में आएगा, ये ग्रुप में जो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर ग्रुपिंग होती है। तो एसेट्स के अंदर फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया और ये कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि कैश घट रहा है, एक एसेट बढ़ी और एक एसेट घट गई। तो इस प्रकार से ये 17,08,000 दोनों तरफ का टोटल आ गया और ये क्वेश्चन पूरा होता है। इसके बाद आपने ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करना है ना, तो इसमें इसकी प्रैक्टिस करें, इसके पीछे आंसर दिए होते हैं। इसके अंदर क्या है, स्टेट द टाइटल ऑफ अकाउंट अफेक्टेड, टाइप ऑफ अकाउंट एंड अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिट। तो इसको पहचानना है आपने ट्रांजैक्शन के हिसाब से। जैसे भानु कमेंस बिजनेस विद कैश, तो कौन कौन से अकाउंट इसमें इफेक्ट हो रहे हैं? एक कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है? लायबिलिटी होती है। तो इस प्रकार से आपने इसको ट्राई करना है, कोशिश करनी है करने की। इसके पीछे आंसर्स हैं, कहीं कोई डाउट होता है तो मेरे को पूछें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है ना। इसके बाद इसका जो एक और अगला क्वेश्चन है उसके अंदर जीएसटी का ये टेबल देखो, ये पूरी टेबल भर जाएगी इसके अंदर कि हर ट्रांजैक्शन के साथ कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं और वो अकाउंट का टाइप क्या है। यानी कि पांचों जो चीज़ें हमने जो पढ़ी थी डेबिट क्रेडिट के रूल के अंदर, यानी कि वो एसेट्स में कवर होता है या लाइबिलिटी में कवर होता है या कैपिटल में कवर होता है, रेवेन्यू में कवर होता है या एक्सपेंसेस में कवर होता है। तो अब देखो मोटा मोटा मैंने आपको समझा देता हूँ। एसेट्स में क्या है, सारे प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं, ये पीछे हम फर्नीचर की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं हम, ये सारे क्या हैं, एसेट्स हैं। लाइबिलिटी क्या हो सकती है, किसी को भी हमने पेमेंट करनी है, क्रेडिटर्स हैं उसके अंदर, कोई हमने बैंक से लोन लिया वो लाइबिलिटी होगी। कैपिटल इटसेल्फ आल्सो है लाइबिलिटी, तो कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है। और रेवेन्यू क्या है, सेल्स अकाउंट जो था वो रेवेन्यू के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। कमीशन रिसीव्ड जो होता है वो रेवेन्यू के अंदर आ रहा है। एक्सपेंसेस में क्या है, हमने सैलरी पे करी है, आउटस्टैंड जो भी मतलब सैलरी पे करी है हमने या कोई हमने परचेज़ किया है, वो सब एक्सपेंसिव नेचर में आ रहे हैं सारे वो, ठीक है ना। तो इसके बाद इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ है इस एंट्री का, तो ये सब लिखोगे तो इसमें आपका अभ्यास होगा और आपको जानने में सुविधा मिलेगी। आगे जाके अपने ट्रांजैक्शन को ध्यान से समझ के उसको पहचानना होता है, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से को क्रेडिट करना है। तो जितना अभ्यास करोगे उतना आप ज़्यादा सक्षम हो पाओगे। इसके बाद अगली क्लास के अंदर हम चालू करेंगे इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, अकाउंटिंग एंट्रीज़ क्या हैं। बहुत सिंपल है, एक बार आप समझाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 4 से चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो बाय फॉर नाउ, अगली क्लास के अंदर दोबारा मिलते हैं आपसे। प्रैक्टिस करते रहें, ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें, बारी बारी कह रहा हूँ मैं, जब भी आप समझने में ठीक सक्षम हो पाएंगे। वैसे भी इस बार कोरोना का इफ़ेक्ट चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपकी सारी इलस्ट्रेशन, कोई इलस्ट्रेशन छोड़ें ना, ठीक है ना। कहीं कोई डाउट आता है तो उसे नोट करते जाएँ। 5-7 डाउट इकट्ठे होते हैं तो मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो आप। व्हाट्सएप पर पूछ लो पहले कि कब फ़ोन करना है, हम दोनों बात करके फिर आपको क्लियर वो कर दिया जाएगा। ओके, टेक केयर।